Today we are going to start our new topic, which is Coulomb's law in electrostatics. So what is Coulomb's law? Basically हम ये ऑलरेडी जानते हैं, जो चार्जेस हैं वो आपस में क्या फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो सेम टाइप के जो सेम नेचर के चार्जेस थे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में हमने क्या देखा था, फोर्स ऑफ रिपल्शन। हमने क्या देखा था, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इनके बीच में क्या एग्जर्ट होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक दूसरे को मतलब रिपेल कर रहे थे, तो इनके बीच में हमने क्या देखा था, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फिर हमने क्या था कि अपोजिट नेचर के जो चार्जेस थे, इनके बीच में क्या रहता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इनके बीच में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि ये तो हम जानते हैं कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बट कितना फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, ये तो हमें अभी तक मालूम नहीं था। ये हमें अभी तक नहीं मालूम है कि जो चार्जेस हैं वो आपस में कितना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय दिस टॉपिक, कूलोम्स लॉ। सो कूलोम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस किसमें, रेस्ट में, क्योंकि हम क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म से बात कर रहे हैं, तो चार्जेस किसमें आएंगे, रेस्ट में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस का, मतलब कि जो चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना कम चार्ज फोर्स भी उतना कम। नेक्स्ट टाइम क्या बोलती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दो चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, फोर्स उतना कम होगा। कितना गुना, उसके स्क्वायर बराबर उसका जो फोर्स है कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए अब दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, 2 सेंटीमीटर है, तो फोर्स क्या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऑफ कोर्स फोर्स कम होगा। कितना कम होगा, उसके स्क्वायर बराबर। मतलब से 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है तो उसका 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब जो फोर्स है वो कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना। सो फोर्स कितना कम हो जाएगा, 4 गुना। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट चार्जेस अज्यूम किए हैं, Q1 एंड Q2। दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों क्या पॉजिटिव है, जिसके कारण क्या है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, तो इसके कारण क्या, फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। इनके बीच में कितना डिस्टेंस, R। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the distance, to the square of the distance। ठीक है, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो क्या हो गया, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक है, जब हमने दोनों कंबाइन किया, फिर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो उससे क्या, उसमें हमें क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, विच इज K। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, where epsilon naught is a permittivity of space। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की परमिटिविटी है कि हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे जो चार्जेस है वो किस में रखे हुए, स्पेस में रखे हैं, ना कि किसी मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम चार्जेस को उठाकर हम किसी मीडियम में रख दें तो उसमें क्या फोर्स सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा।
मतलब कि अगर हमने किसी मीडियम में उठा कर रख दिए चार्जेस को तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो मीडियम पर भी डिपेंड कर रहता है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन करती है कि कितना फोर्स चार्ज के बीच में लगेगा। वो मीडियम की प्रॉपर्टी जो फोर्स को अफेक्ट करती हो, मतलब कि चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं। सो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस अफेक्टेड। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, जब चार्जेस में कोई मीडियम में ना हो, मतलब कि चार्जेस स्पेस में हो। जब चार्जेस स्पेस में हो तो उसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और अगर चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें तो फोर्स क्या उतना कम लगेगा। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square, which is also equal to 9 into 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल केस देखिए, इफ द चार्जेस आर प्लेस इन एनी मीडियम और परमिटिविटी एप्सिलॉन। अगर हम किसी चार्जेस को, जब हम चार्जेस को उठाकर हम किसमें स्पेस से उठाकर हमने किसमें, अगर किसी मीडियम में रख दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, वेयर एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट की क्या था, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑल्सो, यहाँ एप्सिलॉन के टर्म को समझने के लिए हम एक और टर्म सीखने वाले हैं, विच इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इट्स ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। Here epsilon r is a relative permittivity. Epsilon r is a क्या है, relative permittivity of medium with respect to space. स्पेस के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव परमिटिव, हम ई आर मतलब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिव से डिनोट करते हैं, एंड विच इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में हमें ये बताता है कि स्पेस की तुलना में उस मीडियम का फोर्स कितना कम हो जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है कि जो स्पेस की तुलना में उस मीडियम का फोर्स कितना कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 80, तो वो स्पेस की तुलना में 80 टाइम्स कम हो जाएगा, स्पेस की तुलना में 80 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 हो तो स्पेस के कंपैरिजन में उसका 20 गुना रिड्यूस हो जाएगा, 20 गुना कम हो जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So this is a Coulomb's law in electrostatics.